एवरीवन, दिस इज प्रशांत सिंह एंड वेलकम टू एसी प्लस। मैं आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतर तरीके से चल रही होगी। देखिए, कामयाब होने के लिए किस्मत बहुत ज़्यादा ज़रूरी तो नहीं है, लेकिन अगर आपको ये लगता है कि सर हमारी किस्मत खराब है या हमारी किस्मत अच्छी है इसलिए एग्ज़ाम निकल गया है, तो आप गलत समझते हैं। कामयाब होने के लिए जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है वो किस्मत नहीं है, बल्कि वो है हौसला और आपका अनुभव। इसी चीज़ को समझाने के लिए मेरे पास जो लाइन है वो ये है कि कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है, कामयाबी हौसला और अनुभव तय करते हैं। तो आप हौसला बनाए रखिए, आप अपने अनुभवों का यूज करते रहिए, उनका प्रयोग करते रहिए, और जो चीजें आपने पिछली बार सही की हैं उसको अपनाइए, जो चीजें पिछली कंडीशन में आपने गलत की हैं उसको छोड़िए, उसको सुधार करिए। और इस तरीके से जब आप पढ़ाई करेंगे, इस तरीके से जब आप अपने कार्यों में कार्य करेंगे, तब जाकर आपकी कामयाबी आपके कदम चूमेगी। इसमें किस्मत का रोल नहीं है। तो किस्मत का रोना जो लोग रोते हैं, तो थोड़ा सा वो अब अपने चीजों को, अपने विचारों को बदलें और थोड़ा हौसला रखें और काम आगे बढ़ाएं, हौसले के साथ में आगे बढ़ें। चलिए, लास्ट क्लास में मैंने आपसे जो क्वेश्चन ऑफ द डे पूछा था, आखिर वो क्या था? तो बोल रहा है कि इंडिया फर्स्ट पोस्ट ऑफिस नियर एलओसी हैज बीन इनॉग्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। देखिए, इसका राइट आंसर तो कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, अगर मैं फर्स्ट पोस्ट ऑफिस ऑफ इंडिया की बात करता हूं फर्स्ट पोस्ट ऑफिस ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें, तो जो गुलाम कश्मीर है उससे कुछ ही दूरी पर यह स्थापित किया गया है। ठीक है, और कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? तो कुपवारा डिस्ट्रिक्ट है ये। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? कुपवारा डिस्ट्रिक्ट। कुपवारा डिस्ट्रिक्ट में किया गया। अब देखिए, इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट क्या हो जाती है, पहले हम जब इसकी बात करते थे तब हम लास्ट पार्ट की बात करते थे, तब हम देखते थे कि भाई ये इंडिया का लास्ट पार्ट। बात समझ में आ रही है? जब हम यहाँ पर इन क्षेत्रों में किसी चीजों को देखते थे तो हम बोलते थे कि ये भारत का आखिरी छोर है। लेकिन अब हम किस नाम से जान रहे हैं इसको? तो ये पोस्ट ऑफिस जो यहाँ पर स्थापित हुआ है, इसको हम फर्स्ट पोस्ट ऑफिस ऑफ इंडिया के नाम से जान रहे हैं। तो इसका जो उद्घाटन किया गया है वो भारत के पहले पोस्ट ऑफिस के तौर पर किया गया है, फर्स्ट पोस्ट ऑफिस ऑफ इंडिया के तौर पर किया गया। तो याद रखिएगा, अगर आपसे पूछे कि भारत का पहला पोस्ट ऑफिस जो है वो कहां पर है, तो वो कुपवारा में। बात समझ में आ रही है? चलिए, यहां पर अगर पिन कुछ और चीजें देख लीजिए। इसके पिन कोड की अगर हम बात करें तो 193224 होगा। ठीक है, मैं यहां मेंशन कर देता हूं ताकि आपको बाद में आसानी रहे। इसका जो पिन होगा वो 193224 होगा। ठीक है, और डाकघर गुलाम जम्मू कश्मीर से कुछ ही दूरी पर स्थित है। डाक विभाग के बारामूला मंडल के अधीक्षक अब्दुल हामिद कुमार ने इसकी जानकारी दी है। फिलहाल आपके लिए इतनी चीजें इसमें आवश्यक हैं कि भाई कहां पर है, तो ये कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। इसका पिन कोड क्या होगा? तो इसका पिन कोड जो है वो ये होगा, राइट। और ये इंडियाज फर्स्ट पोस्ट ऑफिस कहलाता है ये। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात आती है। व्हाट इज द नेम ऑफ द शॉर्ट फिल्म रिसेंटली मेड बाय द स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया? ठीक है, जिसको आप साई के नाम से भी जानते हैं। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ऑन द एथलेटिक्स पार्टिसिपेटिंग इन द एशियन गेम्स। ठीक है, अगर हम बात करें कि हाल ही में भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा एशियाई खेलों में भाग लेने वाले एथलीटों पर बनाई गई शॉर्ट फिल्म का नाम क्या है? तो उसका नाम है हल्ला बोल, राइट। तो उस फिल्म का नाम है हल्ला बोल। ठीक है, और ये किसने किया है? तो साई का फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए। इसको बोलते हैं स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसको क्या बोलते हैं? स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो आपको ये क्लियर हो गया कि सर स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने हाल ही में जो एथलीटों पर शॉर्ट फिल्म बनाई है उसका नाम जो है वो क्या है? तो वो है हल्ला बोल। किस अभियान के तहत ये बनाई गई है? तो इसमें एक अभियान का नाम आपको याद रखना पड़ेगा कि किसके अंडर में। तो याद रखिए, चीयर फॉर इंडिया। बात समझ में आ रही है? चीयर फॉर इंडिया अभियान के तहत ये मूवी जो है, ये शॉर्ट फिल्म जो है वो बनाई गई है। तो 3 पॉइंट क्लियर हो गए कि सर किसने बनाई? तो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बनाया है। चीयर फॉर इंडिया कैंपेन है, उसके अंतर्गत बनाया गया। और मूवी का नाम, शॉर्ट फिल्म का नाम क्या है? तो वो हल्ला बोल जो है वो उसका नाम है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? हल्ला बोल। ये तो क्वेश्चन के आधार पर हो गया। अब यहाँ पर एक चीज और, किसके बारे में बात हो रही है कि सर
एशियन गेम के बारे में बात हो रही है, तो एशियन गेम के बारे में जब बात हो रही तो एशियन गेम के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो एशियन गेम की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आप ये समझ सकते हैं, यहाँ आप समझ सकते हैं कि जो एशियन गेम होते हैं वो हर 4 साल में होते हैं, ठीक है, वो आफ्टर 4 ईयर होते हैं। दूसरा आप समझ सकते हैं कि इसका मोटो क्या होगा, तो इसका मोटो आप याद रख सकते हैं एवर ऑनवर्ड। बात समझ में आ रही है। दूसरा आप समझ सकते हैं कि इसका मोटो क्या होगा, इसका मोटो होगा एवर ऑनवर्ड। फर्स्ट इवेंट कहां हुआ था, तो आप ये याद रख सकते हैं कि सर फर्स्ट इवेंट जो था वो 1951 में हुआ था, और कहां पर हुआ था, तो ये हुआ था न्यू दिल्ली में, ठीक है, ये आपको याद रहेगा। ये कौन सा है, ये फर्स्ट इवेंट है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर अगर बात करूं कि सर लास्ट इवेंट कहाँ पर हुआ था, तो लास्ट इवेंट हुआ था 2022 में कहाँ पर, चाइना में, ठीक है। जो अभी लास्ट इवेंट हुआ है एशियन गेम का वो कहाँ पर हुआ है, वो 2022 में हुआ है सर। और कहाँ हुआ है, वो हुआ है चाइना में, और चाइना में एक सिटी है जिसका नाम है होंगजो, ठीक है। तो ये यहाँ पर हुआ। अब इसके बाद कहाँ पर होगा, तो अगले 4 साल के बाद मतलब कि 2026 में होगा नेक्स्ट, ठीक। ये कहाँ पर होगा, ये होगा जापान में। बात समझ में आ रही है। तो इतनी चीजें आपको इसमें याद रखनी पड़ेंगी, क्यों, क्योंकि अगर एशियन गेम से संबंधित क्वेश्चन पूछता भी है ना, तो वो पूछेगा कि भाई फर्स्ट कहाँ पर हुआ, वो पूछेगा अभी जो लास्ट हुआ है वो कहाँ पर हुआ, वो पूछेगा कि जो नेक्स्ट होने वाला है वो कहाँ पर होने वाला है, तो ये भी पूछ सकता है। बात समझ में आ रही है। तो याद रखिएगा कि अगर हम बात करते हैं कि याद रखिएगा कि अगर हम बात करें कि एशियन खेलों में भाग लेने वाले जो एथलेटिक्स हैं, अगर हम उनकी बात करें, एथलेट ही हैं, उनकी अगर हम बात करें तो उन पर जो बनाई गई फिल्म है वो कौन सी है, शॉर्ट फिल्म, वो है हल्ला बोल। और एशियन गेम से संबंधित कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए। क्लियर है। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करें तो यहाँ पर बोल रहा है हु हैज रिसेंटली बिकम द सेकंड यंगेस्ट इंडियन टू स्कोर अ 50 इन T20 क्रिकेट। हाल ही में T20 क्रिकेट में अर्धशतक लगाने वाले, हाल ही में T20 क्रिकेट में अर्धशतक लगाने वाले दूसरे सबसे युवा भारतीय कौन बन गए हैं, उनका नाम है तिलक वर्मा, राइट। तो याद रखेंगे कि तिलक वर्मा जो है वो दूसरे सबसे कम एज में 50 लगाने वाले T20 क्रिकेट में प्लेयर जो हैं वो बन गए हैं। अब बात ये आती है कि सर ये सेकंड यूथ मतलब यंग प्लेयर है ना, तो फर्स्ट कौन है, तो फर्स्ट में आज भी नाम जो है वो किसका लिया जाता है, नाम लिया जाएगा रोहित शर्मा का। बात समझ में आ रही है। तो अगर फर्स्ट पूछता है तो आप रोहित शर्मा का नाम याद रखेंगे, और हाल ही में अभी 50 लगाई है वो किसने लगाई है, वो तिलक वर्मा ने। तो तिलक वर्मा जो है वो कौन बन गए, सेकंड यंगेस्ट इंडिया टू स्कोर अ 50 इन T20 क्रिकेट। अब हम क्रिकेट की बात कर रहे हैं तो थोड़ा आपको यहाँ पर इससे भी संबंधित चीजें पता होनी चाहिए कि क्रिकेट में अभी रिसेंटली अगर हम बात करें तो एक इंग्लैंड के प्लेयर हैं जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट लेने का कारनामा जो है वो किया है। उनका नाम है स्टुअर्ट ब्रॉड, और स्टुअर्ट ब्रॉड ने अभी रिटायरमेंट की घोषणा की है, एक आपको ये भी पता होना चाहिए। दूसरा अगर मैं बात करूं इंडिया के टर्म में, तो क्रिकेट की जब हम बात कर रहे हैं तो ये भी इसमें याद रखिए कि 18 अगस्त से 3 मैचों की एक T20 सीरीज जो है वो स्टार्ट हो रही है भारत की। किसके साथ में स्टार्ट हो रही है, तो वो स्टार्ट हो रही है इंडिया और आयरलैंड के साथ। बात समझ में आ रही है। तो ये सीरीज किसके बीच में होने वाली है, ये होने वाली है इंडिया और आयरलैंड के बीच में। एक पॉइंट और इसमें आप याद रख सकते हैं कि अभी मैंने कुछ टाइम पहले ये क्वेश्चन भी कराया है आपको कि सर महिला क्रिकेट की, जब महिला भारतीय क्रिकेट की हम बात करते हैं तो एक नाम, बहुत बड़ा नाम हमें समझ में आता है, जिनका नाम है हरमनप्रीत कौर। हरमनप्रीत कौर, और हरमनप्रीत कौर को 2 इंटरनेशनल मैच का बैन लगाया गया है
दो इंटरनेशनल मैच का बैन लगाया गया है। क्यों लगाया गया है? तो वो इसलिए लगाया गया है क्योंकि बांग्लादेश के साथ में जो मैच हो रहा था अभी कुछ टाइम पहले, वहां पर इन्होंने आचार संहिता का उल्लंघन किया। अंपायर के निर्णय जो है उसको थोड़ा सा मान सही तरीके से ये नहीं मान रही थी। दूसरा अगर हम बात करें तो उसका ये विरोध किया, और दूसरा बांग्लादेशी कैप्टन के साथ में इनका जो बिहेव था वो थोड़ा सही नहीं था, जिसके कारण से दो अंतरराष्ट्रीय मैच पर इनको क्या कर दिया गया है, बैन लगा दिया गया है। तो यहाँ पर आप इतनी चीजें इसमें याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली बैंड द यूज ऑफ मोबाइल फोन इन क्लासरूम। बहुत पहले हो जाना चाहिए था ये चीजें, लेकिन थोड़ा सा देर हो गई, लेकिन चलो देर आए दुरुस्त आई। यहाँ पर अगर हम बात करें तो स्कूल में मोबाइल ले जाना और क्लासरूम में मोबाइल का उपयोग करने पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया है। वो किसने लगाया है? वो लगाया है दिल्ली गवर्नमेंट ने। ठीक है, दिल्ली गवर्नमेंट ने। और दिल्ली गवर्नमेंट की अगर हम बात करते हैं तो मोबाइल पर बैन तो लगाए ही है, साथ ही साथ अगर हम बात करें तो एक स्कीम भी चला रहे हैं ये मेंटर योजना के तौर पर। और मेंटर योजना में होगा क्या? तो यहाँ 9th 10th 11th और 12th की अगर हम बात करते हैं तो इन क्लास के जो स्टूडेंट हैं उनको अलग अलग प्रकार से उनकी मेंटरशिप जो है वो की जाएगी। ठीक है, और उनको सुझाव दिए जाएंगे कि किस प्रकार से आप आगे जो है वो काम कर सकते हैं। अगर किसी भी तरीके की उनको समस्या है तो उन चीज़ों को दूर करने के लिए मेंटरशिप जैसी चीज़ें जो है वो दिल्ली गवर्नमेंट जो है उसके द्वारा चलाई जा रही है। दिल्ली की अगर हम बात करते हैं तो इसके राज्यपाल माफ करिएगा, इसके उपराज्यपाल जो हैं वो है विनय कुमार सक्सेना, और सीएम आपको पता ही है विनय के सक्सेना के नाम से जाने जाते हैं, विनय कुमार सक्सेना। ये क्या है? ये दिल्ली के उपराज्यपाल हैं। ठीक है, और सीएम जो है ये काफी पॉपुलर है। ठीक है, इनका नाम है अरविंद केजरीवाल। ठीक है, दूसरा आप याद रखिए क्योंकि हम दिल्ली की बात कर रहे हैं तो याद ये रखना है कि अभी सितंबर में अगर हम देखें तो दिल्ली में G20 की बैठक होने वाली है। ठीक है, कहाँ पर होने वाली है? तो ये होने वाली है प्रगति मैदान में। कहाँ होने वाली है? तो ये होने वाली है प्रगति मैदान में। और बात आती है कि सर कब होने वाली है? तो G20 की जो बैठक होगी वो 9-10 सितंबर को होगी। 9-10 सितंबर को होगी। बात समझ में आ रही है? इसकी अगर G20 की मोटो की अगर मैं बात करता हूं तो यह है एक पृथ्वी एक परिवार और एक भविष्य। ठीक है, तो अगर मैं इसका मोटो यहाँ मेंशन कर दूं तो इसका मोटो है, किसका है? G20 का, एक पृथ्वी एक परिवार और एक भविष्य। राइट, ये इसमें याद रखिएगा। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, हु हैज रिसेंटली लॉन्च द लूना 25 मिशन टू द मून। मिशन मून की बात करते हैं तो इंडिया के बारे में तो आपको पता ही है। ठीक है, मिशन मून अगर मैं बात करूं तो पहले वो देख लीजिए आप, फिर मैं आपको लूना 25 का भी बारे में बताता हूँ। मिशन मून के बारे में आपको पता है कि अभी भारत ने, अगर हम बात करें तो भारत ने चंद्रयान जो है उसको लॉन्च किया। ठीक है, और मिशन मून के तौर पर चंद्रयान जो है वो भारत के द्वारा लॉन्च किया गया। जब हम लूना 25 की बात करते हैं तो मिशन मून के जैसे ही लूना 25 जो है वो भी, माफ करिए, चंद्रयान के जैसे ही लूना 25 जो है वो भी क्या है? मिशन मून ही है। और ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया है रसिया के द्वारा। इसकी खास बात ये है कि ये लॉन्च तो हुआ है इंडिया के बाद, इंडिया के चंद्रयान 3 के बाद, लेकिन जो मून पर लैंडिंग की बात है या जो टाइम ड्यूरेशन देखा जा रहा है वहां पर यह अनुमान लगाया जा रहा है कि इसकी लैंडिंग जो है वो चंद्रयान के कुछ दिनों पहले ही हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? अब चंद्रयान के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो चंद्रयान जो है वो इंडिया में तीसरा चंद्रयान जो है वो 14 जुलाई 2023 को भेजा गया। पहला जो था वो 2008 में भेजा गया और दूसरा जो था वो 2019 में भेजा गया। राइट, ये चीजें मैं पहले भी आपको बता चुका हूं। फर्स्ट जो है वो 2008 में गया, सेकेंड जो है वो 2019 में गया, और थर्ड जो है वो 14 जुलाई
2023, जिसको अभी हम कई क्वेश्चन इससे संबंधित हम कर चुके हैं। बात समझ में आ रही है? तो जो चंद्रयान 3 गया है वो कब गया है? 14 जुलाई 2023 को गया है। बात समझ में आ रही है? अब यहाँ पर अगर हम बात करें चंद्रयान 3 की, तो इसकी जो मून पर लैंडिंग की संभावना है वो कब हो सकती है? तो याद रखिए, ये संभावना जताई जा रही है 23 अगस्त को। बात समझ में आ रही है? ये कब जताई जा रही है? 23 अगस्त को, ठीक है। और दूसरा अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि सर ये जो लैंडिंग होगी इसका मिशन कितने टाइम ड्यूरेशन का होगा, कितने टाइम तक ये मून में मतलब जो चीजें हैं वो देखने को मिलेंगी, कि मिशन के लिए काम करेगा, तो इसका मिशन जो है वो 14 डेज का है, 14 दिनों के मिशन पर है। बात समझ में आ रही है? अब बात करते हैं लूना 25 की, रसिया ने इसको लॉन्च किया है। बात करते हैं लूना 25 की, तो लूना 25 जो है वो 10 अगस्त को लॉन्च हुआ है, और बात कर रहे हैं, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 10 अगस्त को लॉन्च हुआ, और अनुमान लगाया जा रहा है कि 21-22 अगस्त को ये क्या करेगा? पहुंच जाएगा, अपनी लैंडिंग करेगा। तो आप देखिए यहाँ पर कि लगभग लगभग एक महीने के बाद में लॉन्च होता है, और पहुंचने का जो टाइम ड्यूरेशन है वो अगर हम बात करें तो वो क्या है इसका? जल्दी है, किससे? चंद्रयान 3 से। अब देखिए यहाँ पर चीजें किस प्रकार से, तो इसका जो वेट है, इसका जो मास है, वहां आप देखेंगे तो इसका वेट जो है वो ज्यादा है, और लूना 25 का वेट जो है वो कम है। इसका टाइम ड्यूरेशन मिशन का 14 डेज का है, और इसका टाइम ड्यूरेशन जो है वो 1 साल का है। बात समझ में आ रही है? क्लियर है यहाँ तक? तो ये इसमें मेन बेसिक डिफरेंस है। अब इससे संबंधित मैंने आपको कई बार बताया हुआ है, चंद्रयान की जब हम बात करते हैं तो मैंने आपको अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया, किसने लॉन्च किया, हेड कौन है, क्या है, सारी चीजें, ठीक है। तो आप मुझे फटाफट अब कमेंट करके बता दीजिए कि थर्ड जो अगर चंद्रयान 3 है, चंद्रयान 3 जो है वो किस संस्था के द्वारा प्रक्षेपित किया गया है। बात समझ में आ रही है? चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। हु हैज रिसेंटली बीन ऑनर्ड विद द स्ट्रॉन्ग वुमेन आइकन अवार्ड बाय द यूके पार्लियामेंट? उनका नाम है मायरा ग्रोवर। उनका नाम है मायरा ग्रोवर, ठीक है। मायरा ग्रोवर, यहाँ सिर्फ नाम जरूरी है। अगर आपसे पूछता है कि हाल ही में किसे यूके संसद द्वारा सशक्त महिला आइकन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो आप याद रखिए किसे सम्मानित किया गया है, वो मायरा ग्रोवर को सम्मानित किया गया। और मायरा ग्रोवर हैं कौन? तो न्यू दिल्ली सोशल वर्कर एसोसिएशन की ये सचिव है। अगर एक पॉइंट और इसमें आप देखिए तो यहाँ पर लिखिए कि न्यू दिल्ली सोशल वर्कर एसोसिएशन, है ना, किस ऑर्गेनाइजेशन? तो न्यू दिल्ली सोशल वर्कर एसोसिएशन की ये क्या है? मायरा ग्रोवर सचिव। बात समझ में आ रही है? तो इसमें फिलहाल आपके लिए इतनी ही चीजें जरूरी हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। हु हैज रिसेंटली बिकम द हाईएस्ट पेड इंस्टाग्राम सेलिब्रिटी इन एशिया? देखिए बात करें तो सिर्फ अपने खेल से ही नहीं बल्कि और भी चीजों से ये हमेशा प्रभावित करते रहे हैं, और इनका नाम है विराट कोहली, राइट। विराट कोहली जी को अभी हाल ही में अगर हम देखें तो इंस्टाग्राम सेलिब्रिटी बने हैं जो सबसे ज्यादा पेड किए जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ तो ये ठीक है, बात करते हैं किसकी, थोड़ा सा इंस्टाग्राम की, ये भी आपको पता हो, इससे संबंधित क्वेश्चन भी पूछता है। तो इंस्टाग्राम के बारे में अगर मैं बात करूं तो 2010 में, ठीक है, 2010 में इसको फॉर्म किया गया। और 2010 में जब ये आया तो किसके लिए आया? ये iOS यूजर के लिए आया। बाद में अगर हम बात करें तो 2012 में ये एंड्रॉयड यूजर के लिए आया, ठीक है। लेकिन 2012 में ही अगर हम देखते हैं तो 2012 में इसकी डील हो गई किसके साथ में? 100 करोड़ के डील हो गई। किसके साथ में हो गई? तो इसकी डील हो गई फेसबुक के साथ में। तो इसको किसने खरीद लिया? फेसबुक। तो इसका मतलब यह है कि इंस्टाग्राम अब जो है वो किसका पार्ट है? तो वो मेटा का पार्ट है। बात समझ में आ रही है? मेटा क्या है आपको पता है, मैं पहले बता चुका हूँ, ठीक है। तो इस किसका पार्ट है? ये मेटा का पार्ट है। तो इतनी चीजें इसमें याद रखिएगा। इसका आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? विराट कोहली हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं और देखते हैं कि रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट विल ओपन सीएसपी प्लस बैंकिंग अकाउंट इन 4373 ग्राम पंचायत? कौन सी हाल ही में कौन सी राज्य सरकार ने 4373 ग्राम पंचायतों में सीएसपी प्लस बैंकिंग अकाउंट
ओपन किए हैं, और वो किए हैं उड़ीसा गवर्नमेंट ने। किसने किया है? उड़ीसा गवर्नमेंट। और उड़ीसा के जो सीएम है वो हैं श्री नवीन पटनायक जी। श्री नवीन पटनायक जी, ठीक है। और नवीन पटनायक जी के बारे में अगर मैं बताऊं तो ये दूसरे सबसे लंबे कार्यकाल तक सीएम रहने का इनको बात समझ में आ रही है? तो श्री नवीन पटनायक जो है उड़ीसा के सीएम हैं और दूसरे सबसे लंबे समय तक सीएम रहने वाले व्यक्ति हैं ये, ठीक है। अब बात करते हैं कि सर ये सीएसपी क्या है। देखिए उड़ीसा गवर्नमेंट की जब मैं बात करता हूं ना, तो उड़ीसा गवर्नमेंट के साथ में एक समस्या ये देखने को मिल रही है कि ये आज भी एक समस्या, एक चुनौती से जूझ रही है, और वो चुनौती है फाइनेंशियल इंक्लूजन। वो चुनौती क्या है? वो चुनौती है फाइनेंशियल इंक्लूजन या वित्तीय समावेशन। तो वित्तीय समावेशन की चुनौती जो है उससे आज भी उड़ीसा सरकार जो है वो जूझ रही है। तो उस चुनौती को दूर करने के लिए क्या किया जा रहा है? सीएसपी अकाउंट ओपन किए जा रहे हैं। तो पहले तो आप ये समझ लीजिए कि सर ये फाइनेंशियल इंक्लूजन है क्या। फाइनेंशियल इंक्लूजन या वित्तीय समावेशन का मतलब होता है कि देश के प्रत्येक नागरिक को बैंकिंग व्यवस्था के साथ में जोड़ा जाए, और इसके लिए सरकार ने अलग अलग प्रकार से कदम भी उठाए। 1969 से हम बात करें तो नेशनलाइजेशन अपनाया गया, 1980 नेशनलाइजेशन किया गया। हमने आरआरबीज के कॉन्सेप्ट लेकर आ गए 1975 में, नाबार्ड स्टैब्लिश कर दिया 1982 में। तो इस तरीके से अलग अलग समय पर हम अलग अलग तरीके से प्रयास करते रहे, और ऐसा प्रयास किया गया जिसके माध्यम से लोग जो हैं वो बैंकिंग सिस्टम के साथ में जुड़े, ताकि जो फाइनेंशियल इंक्लूजन का ऑब्जेक्टिव है उसको फुलफिल किया जा सके। उड़ीसा गवर्नमेंट के साथ में समस्या यह है कि आज भी वो इन चुनौतियों से गुजर रही है। आज भी वहां पर पूरे तरीके से फाइनेंशियल इंक्लूजन के ऑब्जेक्टिव को फुलफिल जो है वो नहीं किया गया। तो उसके लिए वहां पर क्या किया गया? सीएसपी अकाउंट जो है वो खोले गए हैं। अभी ये अच्छी खबर है इसके लिए। अब बात ये आती है कि सर ये सीएसपी अकाउंट है क्या? तो इसको बोलते हैं कस्टमर सर्विस पॉइंट। अब देखिए कस्टमर सर्विस पॉइंट का मतलब क्या होता है, तो आपको आधी चीजें ऐसे क्लियर हो जाएंगी कि सर इन चीजों से फाइनेंशियल इंक्लूजन फुलफिल हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं कस्टमर सर्विस पॉइंट। अब इस कस्टमर सर्विस पॉइंट से होगा क्या? तो सीएसपी जो है, कस्टमर सर्विस पॉइंट जो है, वो एक तरीके का मिनी बैंक भी कहलाता है, ये भी आपको पता हो, ठीक है। ये मिनी बैंक है, ठीक है। किसके जैसे? तो जैसे आप कियोस्क जानते हैं ना, ये कुछ वैसा ही है, ठीक है। ये ऐसा है कि बैंक में जाए बिना, बैंक में गए बिना आप बैंकिंग सर्विस प्राप्त कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? और इससे संबंधित एक चीज और नाम याद रखिए आप, बैंक मित्र, ठीक है। तो ये भी आप इसमें याद रखिए कि ये बैंक मित्र का भी कॉन्सेप्ट। तो अब सीएसपी का मतलब समझ में आ गया कि सर सीएसपी मतलब होता है कस्टमर सर्विस पॉइंट। तो मतलब उड़ीसा गवर्नमेंट जो है वो क्या कर रही है, 4373 ग्राम पंचायतों में सीएसपी को लॉन्च कर रही है, सीएसपी जो है वो अकाउंट ओपन कर रही है। इससे हो ये रहा है कि जो लोग पूरे तरीके से बैंकिंग सिस्टम तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, छोटे छोटे गांवों के स्तर पर भी, वो लोग कहां पहुंच रहे हैं? अपने ग्राम के लेवल पर कियोस्क में, मिनी बैंक में जाकर अपना अकाउंट ओपन कर रहे हैं। उस अकाउंट के जरिए अगर हम बात करें तो बैंक जाने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि बैंकिंग के से संबंधित पूरे काम जो है वो उनका कहां हो जाएगा? उसी मिनी बैंक में हो जाएगा। तो जब लोगों को बैंक से दूरी को खत्म कर दिया जाएगा तो उनको ये समस्या नहीं है कि यार बैंक वहां पर है इसलिए अकाउंट नहीं है। तो ये वाली समस्या को खत्म किया गया और अकाउंट ओपन किए गए 4373 ग्राम पंचायत में सीएसपी प्लस अकाउंट। तो इसके माध्यम से ऑब्जेक्टिव क्या था? लोगों को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ना ना, तभी तो फाइनेंशियल इंक्लूजन होगा। तो इसके माध्यम से अगर हम बात करें तो यहाँ पर फाइनेंशियल इंक्लूजन के ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने की तरफ उड़ीसा सरकार एक कदम और आगे बढ़ी है, राइट। तो इसमें इतनी चीजों को आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि विथ होम हैज प्लक पार्टनर्ड। देखिए कंपनी है जो
मतलब एक तरीके से ये कंपनी है या समझ लीजिए कि ब्रांड है जो फ्रेश फूड एंड वेजिटेबल्स, आपने ऐड वगैरह भी देखा होगा, बात समझ में आ रही है, जो फ्रेश फूड्स एंड वेजिटेबल्स को सेल करती है। ठीक है, आपने देखा होगा ये चीजें कि फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को सेल करती है। अभी अभी हाल ही में ये पूछ रहा है कि प्लक्स पार्टनर एज अ इन्वेस्टर एंड ब्रांड एम्बेसडर रिसेंटली। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो अभी किसी ने इस पे इन्वेस्टमेंट भी किया है, तो उसके इन्वेस्टर भी हो गई हैं और ब्रांड एम्बेसडर भी उनको बनाया गया है। उनका नाम है करीना कपूर। बात समझ में आ रही है। तो याद रखिए कि प्लक में इन्वेस्टर और ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर किसकी नियुक्ति की है, उस किसको अपॉइंट किया है, तो वो करीना कपूर को। फिलहाल आपके लिए इसमें इतनी ही चीजें आवश्यक हैं। ठीक है, ज़्यादा अगर आप देखना चाहें तो इसको 2017 में इस कंपनी को इस्टेब्लिश किया, कहाँ पर किया, तो ये भी आप याद रख सकते हैं, मुंबई में। फिलहाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक है, अगर आप याद रहे तो अच्छी चीज़ है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो क्या बोल रहा है, वो बात कर रहा है कि वेयर हैज एग्जीबिशन बीन ऑर्गेनाइज्ड द थीम ग्लोरी ऑफ इंडिया आर्ट रिसेंटली। ठीक है, याद रखिए कि ग्लोरी ऑफ इंडियन आर्ट, ठीक है, कहाँ, तो ये ढाका में। और ढाका कहाँ है, बांग्लादेश। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा, ढाका होगा। ढाका कहाँ है, बांग्लादेश। तो हाल ही में कहाँ भारतीय कला की महिमा विषय पर प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है, तो प्रदर्शनी का आयोजन किया गया कहाँ पर, ढाका में। ढाका की अगर हम बात, मतलब बांग्लादेश की अगर हम बात करते हैं, तो बांग्लादेश की जो अगर हम बात करें तो इसकी जो करेंसी है, उसकी करेंसी है टका। ठीक है, इसकी अगर हम करेंसी की बात करें तो इसकी करेंसी है टका। दूसरा, अगर मैं इसके कैपिटल की बात करता हूं तो इसकी कैपिटल है ढाका। और तीसरा, अगर मैं इसके पीएम की बात करता हूं तो इसकी पीएम है, काफी न्यूज में रहती हैं ये, काफी दिनों से हैं, इनका नाम है शेख हसीना। ठीक है, ठीक है, बांग्लादेशी टका के नाम से इसको जाना जाता है। बात समझ में आ रही है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। व्हेन हैज वर्ल्ड ऑर्गन डे बीन सेलिब्रेटेड रिसेंटली। हाल ही में विश्व अंगदान दिवस जो है वो कब मनाया गया है, तो वो मनाया गया है 13 अगस्त को। बात समझ में आ रही है, 13 अगस्त को मनाया गया। अब देखिए, इसमें कुछ और भी चीज़ें जरूरी है। इसमें आप देखिए तो यहाँ पर आपको कुछ और भी चीज़ें मिल जाएंगी कि जब हम डे की बात करते हैं ना, तो आप अपने आसपास और भी चीज़ें देखिए कि अगर अगस्त देख रहे हैं तो अगस्त में कौन कौन से दिवस और मनाए जाते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो 1 अगस्त जो है वो नेशनल माउंट क्लाइंबिंग डे है, मुस्लिम महिला अधिकार दिवस है, और विश्व लंग कैंसर डे और वर्ल्ड वाइड वेब डे। तो ये भी हमने देखा। 3 अगस्त की बात करते हैं तो ये भारतीय अंगदान दिवस है। देखिए, अभी मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं वर्ल्ड ऑर्गन डे, डोनेशन डे। ठीक है, और फिर मैं आपको क्या बता रहा हूं कि भाई इंडियन ऑर्गन डोनेशन डे। तो दोनों में फर्क है ना। जब आप विश्व की बात करेंगे तब आप 13 अगस्त का नाम लेंगे, जब आप भारत के टर्म में बात करेंगे तब आप 3 अगस्त का नाम लेंगे। 6 अगस्त हिरोशिमा दिवस है। देखिए, 6 अगस्त और 9 अगस्त को अगर हम देखें तो ये वही दिन है जहां पर, जिस दिन अगर हम देखें तो जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहर में यूएसए ने क्या किया गया था, परमाणु बम से हमला किया था। तो उसी की याद में 6 अगस्त को हिरोशिमा डे मनाया जाता है, और 9 अगस्त की अगर हम बात करें तो वहां पर मनाया जाता है नागासाकी डे। अब देखिए, हिरोशिमा और नागासाकी की बात अगर हम कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर कुछ और चीजें पता होनी चाहिए। और अगर बहुत ज्यादा, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा, लेकिन मैं कुछ एक इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूँ कि जैसे जब हिरोशिमा डे की बात करते हैं तो हिरोशिमा में 6 अगस्त को परमाणु बम गिरा था, और उस परमाणु बम का नाम जो है वो क्या रखा गया था, वो याद रखिए, उसका नाम था बम का लिटिल बॉय। बात समझ में आ गई।
तो इस बम, परमाणु बम का नाम क्या था जो हिरोशिमा में गिरा था? उसका नाम था लिटिल बॉय। और जब नागासाकी की बात करते हैं तो नागासाकी में जो बम गिरा था उसका नाम रखा गया था फैट मैन। ठीक है, तो इसका नाम रखा गया था फैटमैन। तो ये याद रखिए आप। 6 अगस्त हिरोशिमा डे, लिटिल बम गिरा था यहाँ पर। 7 अगस्त की बात करें तो राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। 8 अगस्त की बात करें तो अगस्त क्रांति दिवस। 9 अगस्त की बात करें तो नागासाकी और वर्ल्ड, अगर हम बात करें तो वर्ल्ड ट्राइबल डे या विश्व आदिवासी दिवस के तौर पर। 10 अगस्त जो है वो विश्व जैव ईंधन दिवस के तौर पर मनाया जाता है। और 12 अगस्त जो है वो इंटरनेशनल यूथ डे है, वर्ल्ड एलिफेंट डे। बात समझ में आ रही? और वर्ल्ड एलिफेंट डे से याद आता है कि हाथी की अगर हम बात करते हैं तो वर्तमान में सबसे ज्यादा हाथियों की संख्या में वृद्धि जो है वो किस राज्य में देखी गई है? अभी कुछ दिन पहले ही मैंने आपको ये चीजें बताई हैं, ये क्वेश्चन बताया, तो आप फटाफट मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा कि सबसे ज्यादा हाथियों की संख्या वर्तमान में किस राज्य में हो गई है। अब देखिए यहाँ पर नाम आ रहा है हिरोशिमा की, तो हिरोशिमा में ये जो परमाणु बम का हमला था ये इतना खतरनाक था कि आप सोचिए कि लगभग 35 से 37% की आबादी जो है वो एक ही दिन खत्म हो गई थी। तो मतलब आप समझ सकते हैं कि यहाँ के लोगों ने किस प्रकार की चीजों को झेला, और वहां से निकलकर और चीजें जो हैं वो डेवलपमेंट के फॉर्म में आज जापान आपके सामने एक आइडल के तौर पर खड़ा है। बात समझ में आ रही है? चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये हमारे कुछ 10 क्वेश्चन थे आज के। आपके लिए जो क्वेश्चन ऑफ द डे है वो ये कि हाल ही में खेलो इंडिया जूनियर महिला हॉकी लीग का तीसरा संस्करण कहाँ शुरू किया गया है? ये आपका क्वेश्चन है। आप फटाफट इसको पढ़िए, ढूंढिए और कमेंट करके मुझे बता दीजिए। आज के लिए इतनी चीजें काफी हैं। आप पढ़ाई करते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।